नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी और क्या बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। सवाल इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी बगावत हो गई है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 35 विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना से नाराज हैं और बीजेपी के साथ लगातार संपर्क में हैं। शिवसेना ने बागी नेताओं को मनाने के लिए अपने एक टीम को सूरत भेजा, हालांकि सूरत पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस संकट के बाद मुंबई से वाया गुजरात होते हुए दिल्ली तक सियासी हलचल जबरदस्त है। बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार बचाने और गिराने का मंथन जारी है। महाअघाड़ी सरकार पर आए संकट के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और साफ साफ कहा कि एनसीपी में कोई बागी नहीं है। जो भी संकट है वो कांग्रेस और शिवसेना को लेकर है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि शिवसेना तय करे कि एकनाथ शिंदे को कौन सा पद देना है। एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है और इन्फॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आखिर एकाएक ये संकट कैसे आया, लेकिन आपको बता दें कि महाअघाड़ी सरकार पर ये संकट रातों रात नहीं आया है, बल्कि शिंदे की नाराजगी भी कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई। दरअसल काफी दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी। टाइम्स नाउ नवभारत को मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे ने अपनी ऑफिस स्टाफ को 4 दिन पहले ही छुट्टी पर भेज दिया था, जिससे कि उनसे मिलने वालों की भनक किसी को ना लगे। महाअघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था और इसको भी ऐसे समझ लीजिए कि इसके संकेत भी पहले से मिलने शुरू हो गए थे। राज्यसभा चुनाव हुए तो कम संख्या के बाद भी बीजेपी जीतने में कामयाब रही। कल विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी 5 सीट जीत गई, जबकि जिनके पास नंबर ज्यादा हैं यानी महाअघाड़ी पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव हार गया, जिसका साफ संकेत है कि क्रॉस वोटिंग हुई। राज्यसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव, दोनों ही जगह पर बीजेपी को वोट का फायदा हुआ, जबकि महाअघाड़ी सरकार को नुकसान हुआ। तो आज इसी मुद्दे पर बहस करें, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी समीकरण भी आपको समझने जरूरी हैं। नंबर गेम क्या कहता है? सवाल यह है कि क्या उद्धव सरकार जाएगी और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी? इसके लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए कि कुल मिलाकर जो विधायकों का नंबर है वो इस वक्त आपके सामने है। शिवसेना के पास 55 विधायक हैं, जिनमें से 35 बागी हो गए हैं, ये खबर मिल रही है। लेकिन दल बदल कानून यहां पर आड़े आता है। तो अगर 2/3 नंबर आप देखें यानी 37 विधायक अगर टूट जाते हैं तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और इसका एक बड़ा नुकसान शिवसेना को सत्ता गंवाने तक की सूरत में हो सकता है। और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है, तो क्या अगर बीजेपी संपर्क में है या बीजेपी शासित राज्य में विधायक ठहरे हुए हैं तो पर्दे के पीछे की कहानी आखिर क्या है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। अब नंबर्स में आप ये भी देखिए कि अगर बीजेपी के 106 विधायकों के साथ 37 जुड़ जाते हैं तो ये नंबर पहुंच जाता है 143 143 और महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को जरूरत होगी 2 और विधायकों की। तो ये जो पूरा सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ी हुई है। और महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल आप देख रहे हैं, दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, वहां भी लगातार तस्वीर बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है। सरकार पर आए संकट के पीछे क्या पूरा खेल बीजेपी कर रही है? शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक आरोप तो यही लगा रहे हैं। अब आइए पहले आपको सुनवाते हैं पॉलिटिकल सर्कल में किसने क्या कहा। भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसी कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य के तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए
सत्य की विजय होगी। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। नाना पटोले जी के केंद्र का हस्तक्षेप विधान परिषद में इस पर बोला था कि हारने के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, वो नाना पटोले ने पहले से बनाई। वैसे अभी ये जो बगावत हुई है उसकी स्क्रिप्ट संजय राउत लिख रहे हैं। ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बड़ा जाहिर है कि जो चीज़ों में बीजेपी माहिर है, खरीद फरोख्त पे, उस पर कुछ शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम आपको इसका पूरा ब्यौरा तब देंगे जब हमारे पास तथ्य हों। सवाल ये है कि इतने सारे मतलब राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव और अंदरूनी जो असंतोष है, इसका महाविकास आघाड़ी को एहसास नहीं आया और खुद को चाणक्य कहने वाले कई सारे लोग इस पद्धति से हमारे विधायकों की जो इच्छा है, मंशा है, आकांक्षा है, उसको दबोचते रहे। मैं मानता हूं कि ये विकृति थी जिसका परिणाम सामने आ रहा है। किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी हाँ, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के सही जगह पे हम उसकी चर्चा करेंगे। ये अगर मगर की बात नहीं चाहिए। कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजॉरिटी कम हुई है, इसको एक चिंता का विषय है। बाद में डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी जानकारी आपको दे दें। उद्धव ठाकरे के पीए से नहीं मिल रहे हैं एकनाथ शिंदे। देखिए पर्दे के पीछे जो एक बैकडोर चैनल के थ्रू बातचीत की कोशिश हो रही है। शिंदे ने नार्वेकर से मिलने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें सीधे तौर पर जो उद्धव ठाकरे के पीए हैं वो मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है और एकनाथ शिंदे ये मुलाकात नहीं चाहते हैं। हो क्या रहा है इस वक्त वहां पर होटल के लाउंज में इस वक्त बैठे हैं उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर। हमारे साथ सीधे इस वक्त सूरत से अमित राजपूत मौजूद हैं, लगातार हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए आशंका जिस बात की थी अमित, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, मिलने से ही इनकार कर दिया है। तो अब क्या होगा आगे? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। एकनाथ शिंदे जो हैं वो बिल्कुल अपने जो इरादे हैं उस पर अड़ग हैं। वो अभी पिघल नहीं रहे हैं। मान मनौवल अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि उन्होंने गुजरात के सूरत में डेरा डाल दिया है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। मिलिंद नार्वेकर यहाँ जब गए, पहले तो उन्हें रोक दिया गया था, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर लगातार उन्होंने संपर्क किया, फिर वो अंदर जब गए होटल के अंदर, तो अभी भी मिलिंद नार्वेकर जो हैं वो इस ला मेरिडियन होटल का जो वेटिंग लॉन्ज एरिया जो है वहां पर मौजूद हैं। उन्हें सूरत पुलिस के जो एसपी हैं वो अंदर होटल के अंदर लेके गए। उन्होंने बातचीत करी कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं मिलना चाहता हूं। लेकिन यही वो पीछे का जो इलाका है ला मेरिडियन होटल जो है, उसी के ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी जो मिलिंद नार्वेकर हैं वो एक टक लगाए बैठे हैं कि शिंदे शायद आ जाएं, शिंदे से मुलाकात हो जाए, शिंदे से बात हो जाए, शिंदे से कुछ बातचीत हो, दूसरे कुछ जो विधायक यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कोई पिघल जाए। लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। यानी ये बात बिल्कुल हलचल अमित वहां पर दिखाई दे तो आप बताइएगा, फौरन आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये है कि शिवसेना ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बात की जानकारी इस वक्त मिल रही है। देखिए जो बदलते घटनाक्रम है, एक तरफ नार्वेकर साहब कर रहे हैं मुलाकात, लेकिन वो मीटिंग हो नहीं पा रही, और इस बीच शिवसेना ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है। तो चाहे एक आपको हलचल का सेंटर महाराष्ट्र में दिख रहा है, एक सेंटर गुजरात में दिख रहा है, और एक तस्वीर आप बदलती हुई देश की राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं, जहां पर बड़े क्लोजली बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है। हालांकि आपको बता दें जेपी नड्डा और अमित शाह की भी आज मुलाकात हुई है, लेकिन इन सबके बीच परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक भेजा गया वहां पर मुलाकात के लिए, लेकिन मिलने से एकनाथ शिंदे ने इनकार कर दिया है। शिवसेना ने हालांकि एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई भी की है और शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। उद्धव के समर्थन में शिवसैनिक इस बीच प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है। उसकी झलक आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इस ट्वीट में कि हम बाला साहब के पक्के शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है और हम सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब से मिली शिक्षा को धोखा नहीं देंगे और ना ही किसी और को धोखा देने देंगे।
तो ये एक बड़ा मैसेज अपने आप में है, क्योंकि जब वो एक नाराजगी एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के भीतर दिखाई दे रही है, तो उस नाराजगी का जो पॉइंटेड हिस्सा है उसमें उन्होंने हिंदुत्व को रखा है कि विचारधारा से शिवसेना समझौता कर रही है, जिसके बाद उन्होंने रास्ता अलग करने की सोची है। तो ऐसे में आज सवाल यह है कि अब महाराष्ट्र में होगा क्या? खेल खत्म हो गया या फिर पिक्चर अभी बाकी है? बागियों का गुजरात में डेरा है तो क्या बीजेपी में बसेरा है? महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का गिरना क्या अब तय माना जाए, और क्या बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी? तो ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वैभव पुरंदरे जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से गजेंद्र सांकला जी हमारे साथ आ गए हैं, शिवसेना से विजय कृष्णन है, सीनियर जर्नलिस्ट केतन वैद्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एनसीपी से अनिल साबले जी आ गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में विजय कृष्णन जी आपके साथ यहां पर करना चाहूंगी। जब साथ रहते हुए माने नहीं, तो अब उड़ते हुए सूरत पहुंच रहे हैं नेता, पीए साहब भी पहुंचे हैं, लेकिन उनसे भी मुलाकात से इनकार कर दिया एकनाथ शिंदे ने। लगता नहीं मान रहे हैं आपसे। उनको नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैंने भी एकनाथ शिंदे जी का ट्वीट जो मराठी में है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैं पढ़ा हूँ। वो सारांश यही है, मैं पॉजिटिव नोट पे लेना चाहता हूँ। वो आश्वासन दे रहा है कि कभी भी मैं बाला साहब ठाकरे शिवसैनिक रहूंगा, और जो आनंद दिगे साहब धर्मवीर हम कहते हैं, उसकी अनुचर है, उसकी भाव विचारधारा को मानते हैं एकनाथ शिंदे जी। कभी भी शिवसेना को धोखा नहीं देगा, मैं यही मानना चाहता हूं। तो फिर विधायक दल के नेता के पद से क्यों हटा दिया आपने उनको? अगर आपको लग रहा है कि धोखा नहीं देंगे, आपके साथ हैं, विचारधारा के साथ चल रहे हैं, उद्धव जी को इतना मानते हैं, तो फिर क्यों एक झटके में आपसे अलग हो गए और आपने उन पर एक्शन ले लिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ अपनी पुत्र को मारती भी है और उसको भी खिलाती भी, दोनों होता है, क्योंकि वो बेटा वो अच्छी तरह से जब बड़ा होता है अच्छी तरह से एक बालक बने। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिनोत्सव है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज हमारा प्रजातंत्र व्यवस्था आके शीर्षासन धारण किया है। मैं 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्घाटन में, एक टनल के ओपनिंग में मैंने देखा है, एक बॉटल को निकाल रहा है, वो व्यर्थ है। जब वो इतना एक छोटी सी बॉटल एक व्यर्थ से इतना इंटरेस्ट से हमारा पंत प्रधान निकालते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आके एक डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन विजय जी एक बात बताइए, बीजेपी पर आप जो आरोप लगा रहे हैं वो तो चलिए एक तरफ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ तो कमी अपने कुनबे के भीतर भी छूट गई होगी ना? क्यों एक साथ 35 विधायक उठ के चल दिए? और दूसरी बड़ी बात, वो तो ये कह रहे हैं कि बाला साहब के आदर्शों से अलग अब पार्टी चल रही है, विचारधारा से जो है शिवसेना ने समझौता कर लिया है। अब देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ, जब वही उस पंत प्रधान जी ने इस व्यक्ति को बॉटल को निकाला है, ये आया राम गया राम रिवाज को कब भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगा? वही विषय कर्नाटक में हुआ है, वही विषय मध्य प्रदेश में हुआ है, वही विषय आके अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ है। पैसा दो और सत्ता में आओ। क्यों तुमको इतना आकर्षित हुआ है? सभी राष्ट्र में हम ही होना चाहिए। अच्छा, 2 बातें हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि घर में बच्चा नाराज होकर चला जाता है तो माँ उसे मनाने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पैसों का सारा खेल है, आपको अपने ही बच्चे पर भरोसा नहीं है, अपने ही व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं है। एक बात करिए ना, आप मुझे ये बताइए कि जो भी महत्वाकांक्षा है, पॉलिटिकल एम्बिशन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं, जो वाणी आ रहा है, मैं वो नहीं मानता हूं एकनाथ शिंदे जी ऐसा बात कर रहा है। जब हम एकनाथ शिंदे जी का राजकीय जीवन देखें तो एक आम आदमी के स्थान से आया है, वो थाने के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कॉर्पोरेटर स्थान से आके एक कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। कितने अच्छी स्थिति में है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि ये सत्ता की लालच में क्या हो रहा है एकनाथ शिंदे। ठीक है, देखिए आपके अपने दावे अपनी जगह, लेकिन तस्वीर हम लगातार महाराष्ट्र से भी दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवसैनिक बड़ी संख्या में वहां पर आ जुटे हैं। उसके वजह से वो चले गए, लेकिन ये शिवसेना है, ये शिवसेना किसी को डरने वाली नहीं है। ये उनके हिसाब से वो काम करेगी, लेकिन ये जो गए हैं उनको भी सिखाएगी। लेकिन ये शिवसेना
वो जो जाने के वजह से वो हमारा सरकार गिरने वाला नहीं है। वो हमारा सरकार जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। आपको लगता है एकनाथ शिंदे वापस आएंगे? नहीं, वो आने दो, वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है। हम शिवसैनिक है, हमने शिवसेना जतन की है, उद्धव साहब के साथ है और हम बाला साहब ठाकरे के निष्ठावान शिवसैनिक है। हम शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ने दो, वो आने दो, वो उनका है, हमारा कुछ नहीं है। वो शिवसेना में थे, वो रहने चाहिए थे तो वो तो रह सकते थे, वो गए हैं। हमने उनको बाहर नहीं फेंका है। लेकिन उनके वजह से सरकार अस्थिर हो गई सर। हाँ, ये भाजपा है ना, ये भाजपा ये पूरे देश को पूरी स्थिर कर रही है। सरकार को जिधर जाकर उधर जाकर भाजपा जो कर रही है वो अच्छे नहीं कर रहे, और इसका भाजपा को एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। वो ईडी बड़े आरोप यहाँ पर शिवसैनिक जो हैं वो बीजेपी पे लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अश्विनी दुबे जी, मेरा सवाल ये, जो बात अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर विजय जी भी कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल अब उद्धव ठाकरे के पास क्या ऑप्शन है? कैसे वो इस संकट को हल करेंगे जब उनके इतने करीबी रहे एकनाथ शिंदे उनसे छिटक कर दूर हो गए हैं? देखिए, अब तो सीधा सीधा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की तरफ चला गया है विधानसभा असेंबली का मामला। अब सिर्फ और सिर्फ फ्लोर टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि यह साफ हो गया है खास तौर से कि किसी भी जो बहुमत सरकार बनाने का, सरकार में होने का क्लेम कर रहे हैं, उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स हैं गवर्नर के पास, उसके मुताबिक सरकार तो चलनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इनकम्बेंट गवर्नमेंट एंजॉय करती है मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का? वो गवर्नर को टेस्ट करना है। चारों जो टेस्ट है वो मैं बताता हूं। दूसरा, जो गवर्नर के सेटिस्फैक्शन में सबसे पहले ये आना चाहिए कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो सपोर्ट मेजॉरिटी असेंबली का कर रही है जुडिशियली मैनेजेबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और तीसरा जो है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में बातें आ गई रही हैं। और जो वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है वो ही है कि फ्लोर टेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि जितने जल्दी समय पर फ्लोर टेस्ट होगा तभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होगा। और इसीलिए लोगों के मैंडेट से नहीं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिसाइड करेंगे, फ्लोर पर डिसाइड होगा। ठीक है साबले साहब, मुझे ये बताइए, शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब उनसे पूछा गया कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में और अब सरकार बचेगी जाएगी, तो उन्होंने शिवसेना का आंतरिक मसला इसको बता दिया। ये शिवसेना का आंतरिक मसला कैसे हो सकता है? सत्ता में तो आप भी भागीदार हैं। और क्या इस घटना ने महाअघाड़ी सरकार के बेमेल गठबंधन को एक बार फिर सतह पर लाकर रख दिया है पूरे देश के सामने? पहली बात तो सम्माननीय पवार साहब ने जो बताया, उनका जो आंतरिक मामला है वो सही बराबर है, उसका आंतरिक ही है। क्योंकि मुख्यमंत्री किसको बनाना और किसको नहीं बनाना अभी जो हमारे उद्धव ठाकरे साहब है उनके हाथ में ही है। लेकिन आज से आप तक देखिए, ये कम से कम तीसरी बार हो चुका है 2.5 साल में कि सरकार को कैसा गिराया जाए, कुछ ना कुछ टूटने से आगे आ जाए, ईडी की समस्या हो या आमदार को खोलना हो, यही चल रहा है। आप भी देखिए 13 आमदार गए हैं, बाकी बोल रहे हैं 22 है। आपके माध्यम से मैं सुनने में आया कि 35 है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल 13 आमदार तो मेरे ख्याल से तो गए होंगे, उनका फोन नॉट रीचेबल है। और दूसरी बात क्या है कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है तो सत्ता की भूख के लिए नहीं है ताकि किसी के ईडी के पीछे लगाए ये लगाए। लेकिन आज के डेट में ये जो माहौल है ये बीजेपी का हित कराया हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है। नहीं, लेकिन संकेत तो आपको पहले से मिलने शुरू हो गए थे ना। राज्यसभा में जिस तरह से गणित बिगड़ा, विधान परिषद के नतीजों में जिस तरह से गणित बिगड़ा, संकेत तो आपको मिल रहे थे कि इस तरह से कुछ घट रहा है। उसे रोकने के लिए क्या हुआ, या अपने नेताओं को बागी होने से रोकने के लिए आपने क्या किया? नहीं, रोकने के लिए कैसा है कि हमारे जो राष्ट्रवादी के जितने विधानसभा हो या राज्यसभा हो उसमें जो भी वोटिंग थे तो प्रॉपर हो चुके थे। बाकी उनमें से उन लोगों का जो चल रहा था, जैसे कि आपने और साहब ने बताया कि उनका वो दायरा है कि जो भी लीडर है उद्धव जी है, वही जो डिसीजन लेंगे वही आगे होगा। लेकिन मेन बात तो यह है कि बीजेपी को यही काम करना है कि बीजेपी सरकार को अभी ये 13 आमदार हो या 35 आमदार, एक भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार गिर जाए। और एक बार सरकार गिर जाएगी
विपक्षी दल को जो फायदा है वो लागू हो जाएगा, वापस वोटिंग हो जाएगा महाराष्ट्र में, और उसका खर्चा किससे आएगा? पब्लिक के ऊपर तो आएगा, क्योंकि पब्लिक ही पैसा भरती है, रेवेन्यू पब्लिक जनरेट करती है। और इसका ये जो आज हो रहा है उसका बहुत भारी उनको ये देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा जनता को, और जनता उनको सबक सिखाएगी। गजेंद्र सांखला, क्या विकल्प है अब? उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प बचे हैं सरकार बचाने के लिए? सांखला साहब जी, क्या विकल्प बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास अब सरकार बचाने के? सरकार बचाने के विकल्प गवर्नर तय करेंगे कि क्या सरकार बचाने के लिए उनको क्या करना चाहिए। गवर्नर जैसी गाइडलाइन देंगे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन देश के अंदर ये मीनाक्षी जी बहुत गलत हो रहा है, देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, देश की जनता इस चीज को बहुत करीब से देख रही है। इस तरह से अगर चुनी हुई सरकारों को आप नौजवान बेरोजगारी की तलाश के अंदर भटक रहे हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, महिलाओं पर और अत्याचार उसको रोकने की बात नहीं, किसानों को आज अपनी उपज के मूल्य के लिए रोना पड़ रहा है, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं, चुनी हुई सरकारों को इस तरह से गिराना लोकतंत्र का एक खेल दंगा नाच हो रहा है। ये इस देश के लिए उचित नहीं है। चाहे कोई भी करो, इसमें जो लोग इन्वॉल्व है, मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जनता इन चीजों को जो करीब से देख रही है उसका विश्लेषण करे कि आखिर देश के अंदर अगर ऐसे राजनीति के जिनको चुन करके हम हमारे भविष्य को उनके हाथों में तय करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, उनके हाथों में हमारा भविष्य हम सौंपते हैं, और वो जाकर के सत्ता की कोठियां बंद करके देश के साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, देश का एक तमाशा कर रहे हैं। आज इस चीज को केवल हिंदुस्तान ही नहीं देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर रिवेंज बढ़ता जा रहा है, आपस में आत्मीयता कम होती जा रही है, प्यार और मोहब्बत कम होती जा रही है, आपस में लोग राजनीति के लिए, पदों के लिए किस तरह से चाव पैदा कर रहे हैं। ये देश के लिए उचित नहीं है। इस केंद्र की सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों के लिए स्पेस होना चाहिए। पुरेंद्र जी, बड़े आरोप यहाँ पर गजेंद्र सांखला लगा रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो एक बड़ी तस्वीर के रूप में पूछा जाएगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अगर इस तरह से डिस्टर्ब होती है तो पर्दे के पीछे कौन है? और सवाल इसलिए भी कि जो बागी विधायक हैं वो जाकर पनाह लेते हैं गुजरात में बीजेपी शासित राज्य में, तो पर्दे के पीछे की तस्वीर क्या है इस वक्त? आप क्या पढ़ पा रहे हैं? वैभव पुरंदरे, ये सवाल आपसे है। वैभव जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, उनके पास लौटते हैं। अश्विन दुबे जी, सवाल आपके पास लेकर आ रही हूं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है, ये आरोप गजेंद्र सांखला यहां पर लगा रहे हैं, और सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि गुजरात में जाकर ठहरे हैं नेता। तो क्या बीजेपी ने पिछली बार की गलती से सबक लिया है और इस बार नंबर गणित जब पूरी तरह से अपने पक्ष में होगा उसके बाद ही किसी तरह की कोई एक्टिविटी या कुछ बात होगी? देखिए क्या होता है, जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसी के प्रेशर या दबाव में, इंड्यूसमेंट में काम नहीं करते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, और जब विचारधारा नहीं मिलती है तब वो किसी पार्टी के साथ जाते हैं। पहला। दूसरा, उसी संविधान में यह भी व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के विचार मेल नहीं खाते हैं तो वो निश्चित तौर पर वहां पर डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा, अगर किसी भी कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात आती है तो वो उसका कोई पालन नहीं होता है तो उसके लिए अनुच्छेद 10 में आर्टिकल संविधान में पूरा प्रोविजन दिया गया है और निश्चित तौर पर उससे एक्शन होती है। सवाल यहां पर यह है कि यह आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है। फ्लोर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कुमार स्वामी के केस में, मध्य प्रदेश के केस में, इसी महाविकास अघाड़ी के 2019 के केस में, उसके पहले उत्तराखंड के केस में, गोवा के केस में, पौडुचेरी के केस में, इंदिरा जी के समय पर डिसाइड किया है कि फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे ही विधानसभा में, असेंबली में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि जो पार्टी इन पावर है उसके पास बहुमत नहीं है तो गवर्नर के पाले में। अब नंबर एक और बात बता देता हूं, आर्टिकल 174(2) खास तौर से गवर्नर को यह पावर्स देता है, और जैसे ही वो जाएगा किसी पार्टी का लेटर तो निश्चित तौर पर, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो अब बुलाएंगे। और रही बात ये सवाल लगाने की, तो जिसकी सरकार जाएगी, जिसके हाथ से पावर जाएगी, वो तो कहेंगे, परंतु सवाल यह उठता है कि क्या उन 35 एमएलएज में से किसी एक ने भी कहीं पर कोई कंप्लेंट की कि फोर्सफुली उनको एब्डक्ट करके कहीं रखा गया है? यह बड़ा प्रश्न है।
ठीक है। वैभव पुरंदरे जी, मुझे ये बताइए कि गुजरात में जब विधायक ठहरे हुए हैं और गुजरात में उन्हें रुकने दिया जा रहा है, भारी बंदोबस्त उनके लिए सब किया गया है, तो पर्दे के पीछे एक सहयोग तो दिखाई दे रहा है बीजेपी प्रशासन की तरफ से वहां पर। लेकिन उससे बड़ा सवाल यही, जो शिकायत एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता हो रहा है, तो अगर उन्हीं की मूल भावना पर यकीन कर लिया जाए तो क्या बीजेपी शिवसेना से वापस गठबंधन करने के लिए तैयार होगी? क्या इस शर्त पर तस्वीर आगे बढ़ेगी? जी, एकनाथ शिंदे का जो ट्वीट है उसका पॉलिटिकल मैसेज बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा शुरुआत में कि उन्होंने एक तो बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया, उन्होंने हिंदुत्व का नाम लिया और उन्होंने धर्मवीर आनंद दिघे का नाम लिया। तो वो अधोरेखित कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि हिंदुत्व के का जो एजेंडा है उसको वो सैक्रिफाइस नहीं करेंगे सत्ता के लिए और पावर के लिए। तो naturally the approach has to be towards the BJP, which has been an ally of the Shiv Sena for more than 25 years before they split up. तो बीजेपी के साथ जाना ये वो नैसर्गिक है, इस तौर पे उसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर सैफरन allies, we are natural allies, और उसी लिए he has taken the route to सूरत and landed up there. तो उनका जो कहना है वो ये स्पष्ट रूप से अधोरेखित कर रहा है कि देयर इज अ सेक्शन ऑफ द शिवसेना व्हिच फॉर द पास्ट 2.5 इयर्स और जो जिसमें काफी असंतोष रहा है महाविकास आघाड़ी को लेकर और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ अलायंस करने को लेकर, और उस सेक्शन का प्रतिनिधित्व अब एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। और मतलब आप कह रहे हैं आप शिवसेना में टूट की भी एक तस्वीर देख रहे हैं? बिल्कुल, ये टूटी है ना, ये तो काफी रेबेलियन ही है। अभी सिर्फ देखना ये है कि वो 37 एमएलएस उनके साथ ले जाते हैं या नहीं 2/3 स्प्लिट के लिए, या फिर उनको रेजिग्नेशन देकर वापस री इलेक्ट होना पड़ता है, या फिर वो बीजेपी के साथ 37 एमएलएस जुड़ के सरकार बनाते हैं। अब ये अनेक विकल्प सामने हैं, उसमें से कौन सा मैं इस पर विजय कृष्णन जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार सेना भवन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में वहां पर शिव सैनिक इकट्ठे हुए हैं, एक शक्ति प्रदर्शन की सूरत भी दिखाई दे रही है। हालांकि शाम 7 बजे शिवसेना ने एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें नेता आपस में बैठकर चर्चा करेंगे कि अब आगे होना क्या है, प्लान बी क्या है उद्धव ठाकरे के पास। इसे लेकर सवाल लगातार बना हुआ है। अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या तस्वीर है, जरा दिखाइए एक बार वहां पर क्या इस वक्त हो रहा है, और जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं क्या उनके सेंटिमेंट्स के केंद्र में इस वक्त दिखाई दे रहा है? यहाँ पर लगातार शिव सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं, जम रहे हैं, और एक के बाद एक यहाँ पर गर्दी बढ़ती जा रही है। और इनका कहना है कि ये एक शक्ति प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के समर्थन में ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से सुबह से राजनीतिक भूचाल आया है, उसके चलते यहाँ पर एक तरीके से समर्थन दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर, एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम सारे लोग उद्धव साहब के पीछे, इसलिए उद्धव साहब जिंदाबाद के नारे दे रहे। सारा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव साहब को ही चाहते, इसलिए सारी जनता रोड पे है। लेकिन जिस तरीके से उठापटक चल रही है, मनाने की कवायद चल रही है, क्या आपको लगता है ये सब चीजें रुकेगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? कोई सत्ता परिवर्तन होगा नहीं, उद्धव साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा पूरा भरोसा और विश्वास है हमें। लेकिन सर, ये दोनों खेमे में जैसे बीजेपी, संजय राउत जी ने भी आरोप लगाया है कि आपके एमएलएस को सूरत में रोक के रखा गया है। इस तरीके के ऑपरेशन ब्लू लोटस की पूरी तैयारी चल रही है, उस पर चलते क्या कहेंगे? यहाँ ब्लू लोटस वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा उद्धव साहब जो चाहेंगे वही चलेगा। और आपके जो एक तो माना जा रहा है जैसे एमवीए के अंदर कुछ एमएलए नाराज चल रहे थे, क्या उनकी नाराजगी दूर हो पाई है? वो नाराजगी अपने जगह है और सत्ता हिलाने की बात अपने जगह पे है, कोई नाराज नहीं, सारे उद्धव साहब के पीछे ही हम एमएलए। राज्यसभा और फिर कल जिस तरीके से विधान परिषद में क्रॉस वोटिंग के बाद ये सब हो रहा है, उसके चलते कैसे देखते? नहीं, हम आज सिर्फ उद्धव साहब के पीछे ही है, दुनिया को बताने के लिए, और सारी जनता उद्धव साहब के साथ है, ये बताने के लिए हम लोग आज रोड पे हैं। ठीक है।
मैं लौटूंगी अभिषेक आपके पास भी। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना से विजय जी भी मौजूद हैं। विजय जी देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि शिवसेना के लिए तो यहाँ पर दोहरी परिस्थिति खड़ी हो गई है मुसीबत वाली, क्योंकि एक तरफ सत्ता आपके हाथ से खिसकती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ विचारधारा बगावत करने वाले नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हिंदुत्व से आप लोगों ने समझौता कर लिया है, माया मिली ना राम वाली स्थिति हो गई। और आलम यह है कि ओवैसी साहब तक का समर्थन लेने से बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना को परहेज नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु उर्मात्वे संगोस्व कर्मणि। हमारा पंत प्रधान और उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, हर दिन भगवत गीता के बारे में बात करते ही रहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी जो बात करते हैं वो काम में भी दिखाते हैं। हम काम करने के लिए आएंगे, हम प्रतिफल का अपेक्षा नहीं चाहते हैं। जो जनता में शिवसेना है, जो हर महाराष्ट्र में हर मराठी मानुष के हृदय में शिवसेना है, 4, 5, 25 लोग जाने से शिवसेना कहीं तरफ जाने वाली नहीं है। शिवसेना ही भारत देश में एक हिंदू शिवसेना कहीं जा नहीं रही, लेकिन सवाल विचारधारा पे उठ रहा है ना भाई। जो कांग्रेस पार्टी सावरकर को भर भर कर गाली देती है, उन्हीं के साथ तो आप इस वक्त खड़े हैं ना। इस पर सवाल है, विचारधारा पर सवाल है आपकी। चालीसा पढ़ूँ, आप समझिए, इन बातों पर सवाल है कि आप किनके साथ खड़े हैं आज की तारीख में। और इस बात का जिक्र आपकी पार्टी के एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, कोई और भी नहीं कर रहा है। कुटुंबम है सर, आपने मेरा सवाल सुना? चलिए मेरा सवाल ना सुनिए, एकनाथ शिंदे की बात तो सुन रहे हैं आप। एकनाथ शिंदे की बात तो सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तो ये है नहीं, जिस तरह का हिंदुत्व उनके नजरिए वाला था उससे तो आप लोगों ने समझौता कर लिया, सत्ता आपको इतनी प्यारी थी। तो विचारधारा के मुद्दे पर आप एक्सपोज हो गए, करप्शन के मामले जिस तरह से बढ़ चढ़कर राज्य में दिखाई दिए उस पर आप एक्सपोज हो गए। तो अब जनता के बीच आप क्या कहते हुए जाएंगे, ये सवाल है। मेरा धर्म मेरे मस्तिष्क में रहता हूँ। मैं लाउड स्पीकर पकड़ के एक मजहब के वर्शिप सेंटर के सामने मैंने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता हूँ। आपको मैंने साफ साफ बताऊं, ये आके ड्रामाबाजी राज ठाकरे जी कहाँ है आज? कहाँ है बोलिए, लाउड स्पीकर पॉलिटिक्स कहाँ गया है? ये लोग आम लोगों को भड़काव देते हैं। अगर आप देखा तो सिकंदराबाद में विजय कृष्णन जी, बात आज की हो रही है, बात आज राज ठाकरे की नहीं हो रही, बात आज आपके विरोधियों की नहीं हो रही, आपके कुनबे से छिटक कर जो नेता गए हैं उनकी बात हो रही है। एकनाथ शिंदे क्यों आपसे नाराज हैं, इसकी बात हो रही है। एकनाथ शिंदे क्यों नहीं है आपके साथ? उद्धव ठाकरे के करीबी बाला साहेब का जो नाम ले रहे हैं वो क्यों आपसे दूर हो गए हैं? में कुछ भी हो सकता है। हमने महाभारत में कई तरह के कैरेक्टर्स देखे हैं ना। ठीक है, तो ये शिवसेना के बीच, शिवसेना के भीतर ये अब एक ऐसी महाभारत है, ये एक ऐसी महाभारत है जिसमें आप ही के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे उन्हें काम नहीं करने दे रहे, उनकी फाइल्स चेक होती हैं, उनकी फाइल्स मुख्यमंत्री ऑफिस से क्लियर होती हैं। मोहन भागवत जी ने पद्मनी जी को उपदेश भी किया है कि अनैतिक तरीके से आप कृपया सत्ता में आने की प्रयत्न मत कीजिए। इसलिए मैं टिप्पणी दे रहा हूं। ठीक है विजय जी, मुझे लग रहा है कि जवाब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हर मस्जिद मुझे लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है। मुझे लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है। और वैभव पुरंदरे, अश्विनी दुबे आपको देखते हुए इस वक्त मुस्कुराते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अश्विनी दुबे जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आज वो जिस तरह के भी पैसे के खेल का यहाँ पर तमाम आरोपों के रूप में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये वही महाराष्ट्र है ना जहां पर पुलिस कमिश्नर कितने बड़े आरोपों में घिरे और कितने जो है 100 करोड़ की उगाही से लेकर जैसे तमाम आरोप सामने आए, चाहे विचारधारा के मामले में एक्सपोज होने की बात हो, करप्शन के मामले में एक्सपोज होने की बात हो, या फिर आप जनता के बीच भी अगर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? अब मीनाक्षी जी, ऐसा ही होता है जब व्यक्ति सत्ता के लिए अपने अस्तित्व को, अपनी विचारधारा को, और जिस विचारधारा के दम पर, जिस पॉलिटिक्स के बेसिस पर लोगों के वोट लेता है। राज्यसभा भी गंवाई, परिषद भी गंवाया और सत्ता भी जाएगी, पहला। दूसरा, यहां समझिए कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ का शासन है। रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जब तक कोई एविडेंसेस नहीं हो, जब तक कि उसकी कंप्लेंट नहीं हो, तब तक ये बातें बेमानी। तीसरा, एक ऐसा केस है जहां पर अगर हम ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात करें तो एक व्यक्ति लगातार लोक सेवक होने के बाद भी, पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से जेल में होने के बाद भी मंत्री पद पर बना हुआ है,
यही है ब्रेकडाउन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। नॉर्मली 48 घंटे के अंदर कोई और सब सरकारी कर्मचारी, पटवारी भी अगर गिरफ्तार होता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। चौथा, एक पुलिस कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर लगातार तमाम विवादों के बाद पार्टी का माउथ पीस बन करके, महाविकास आघाड़ी का माउथ पीस बन करके हजारों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, वो खुद भी मुजरिम बने घूम रहे हैं। 100 करोड़ की उगाही वहीं होती है। तो तमाम चीजें आप देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो सबसे ज्यादा मिसयूज और अब्यूज देखते हैं, किसी को अपने कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट का प्रयोग नहीं करने दिया जाता है, और 153A जैसे 295A जैसे संगीन अपराधों में अंदर कर दिया जाता है। वहीं 14, 15, 16 दिनों के बाद बेल होती है। तो यही तो मिसयूज और अब्यूज है। तो जब मिसयूज और अब्यूज अपीयरेंट हो रहा है, और जब आपको लगता है, देख होता क्या है कि जब स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पैट्रोनाइज ऑफेंसेस रजिस्टर होने लगते हैं तो रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वो लॉ ऑफ रूलर माना जाता है। वो हमने महाराष्ट्र में ही देखा। और आज इसीलिए मैं समझता हूं कि जो 35 एमएलए आए हैं, चूंकि सफोकेशन फील कर रहे थे वो वहां पर, और आइडियोलॉजी जिसके बेसिस पर उनका, एकनाथ शिंदे का आप स्टेटमेंट देखिए, ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा कि जिसके बेसिस पर हम बाला साहब ने ये पार्टी खड़ी की, वो पार्टी ही मूल विचारधारा से भटक गई, इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको, या इसलिए हम इसके साथ नहीं हैं। तो मैसेज स्पष्ट है कि आप अपने मूल स्वरूप से भटक गए। ठीक है, गजेंद्र सांखला जी, मुझे ये बताइए कि जो कुछ भी राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला, क्या उन संकेतों को उद्धव ठाकरे नहीं पढ़ पाए? उसके बाद विधान परिषद के नतीजे सामने आए, जो संकेत पहले से मिल रहे थे कि कुछ अंदर खेल चल रहा है या क्रॉस वोटिंग हो रही है, इसे पहले से पढ़ नहीं पाए, या संकेत मिलने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए? क्या हुआ? मीनाक्षी जी, एक स्टेट के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री अगर शासन करता है तो उसका काम है कि वो जनता के लिए अच्छे अच्छे फैसले करे, जनता की तकलीफ को सॉल्व करे, जनता की जरूरतों को पूरा करे, न कि दिन भर वो इस बात का ध्यान रखे कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसका दिन भर में काम ही, क्यों इन्होंने क्या किया, अपने पूर्वजों की हालत क्या की, लाल कृष्ण आडवाणी की आज क्या हालत है, क्या मुरली मनोहर जोशी की हालत है, क्या यशवंत सिन्हा की करके इन लोगों ने अपने पूर्वजों को भी बख्शा नहीं। तो ये किसी के नहीं है, ये हमेशा सत्ता के लोलुप लोग हैं जिनका एक ही काम है। तो फिर उनको चुनावों में जीत कैसे मिल रही है? तो जनता उन्हें वोट क्यों कर रही है? अगर ऐसा है तो जनता की अदालत में उन्हें वोट क्यों मिल रहे हैं? पाप का घड़ा भरने में थोड़ा समय लगता है, और नहीं, लेकिन ये तो तस्वीर दिखाई देती है ना कि एक तरफ बीजेपी की सरकार एक के बाद एक राज्यों में बनती जा रही है, कांग्रेस का नंबर सिमटता जा रहा है। अगर आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, तो फिर जनता क्यों वोट दे रही है? जनता को भी समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। जो समर्थन इनके पास पहले था वो समर्थन अब नहीं है, समर्थन लगातार घटता जा रहा है। तो समर्थन घटता जा रहा है, जैसे जैसे अब नौजवानों के लिए आज स्कीम आई है, इससे नौजवानों को भी समझ में आ गया कि तुम्हें जो शब्द बाग दिखाए गए, आज किस तरह से तुम्हें अग्निवीर और अग्नि सेना बना करके तुम्हारी क्या स्थिति आज देश के अंदर खड़ी करने वाली है। और डिफेंड कौन कर रहे हैं? डिफेंड सेना के वो पूर्व सेनाध्यक्ष कर रहे हैं जो लाखों रुपए की पेंशन ले रहे हैं। उनको कहो पहले अपनी पेंशन को छोड़े और उसके बाद जीरो पेंशन पर आकर के फिर उनकी तरफदारी करें। हालात क्या होते हैं आज आदमी का, मीनाक्षी जी, परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज संकट का दौर है, नौजवानों के पास रोजगार की तकलीफ है, और रोजगार को नए नए सगुफे मैं कह रहा हूं सरकार, केंद्र सरकार अगर स्कीम लाना चाहती है, कहीं दिक्कत नहीं है। आप चर्चा कीजिए ना, पार्लियामेंट में चर्चा। अनिल सावले जी, देखिए अब गजेंद्र सांखला भी यहाँ पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो फिर वही है कि जब हाथ से सत्ता खिसक गई तो फिर ये आरोप का मतलब तो ये है कि अब आप सिर्फ उन परिस्थिति को से बचने के लिए ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वक्त रहते कुनबा क्यों नहीं संभला, ये तो महाअघाड़ी सरकार से सवाल पूछा ही जाएगा। और विचारधारा के डिफरेंसेस इसके केंद्र में सबसे ज्यादा थे। सत्ता में आपको आज के डेट में मालूम है कि महाराष्ट्र में सरकार की ये जो उछल पुछल हो रही है, इसे का जो बैकग्राउंड है वो कौन है? अभी अभी आपने जो बात दोहराई, वो साहब जी ने बताया कि 100 करोड़ का जो ये हुआ घोटाला हुआ, आरोप लगे, एक जेल में मंत्री अंदर है, उनके मंत्री पद नहीं गया है, लेकिन ये गुना अभी तक साबित नहीं हुआ है, कोर्ट ने अभी तक निर्णय नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात ये है, महाराष्ट्र में ये लोग आपस में ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति खाली सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र के जनता को क्या चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए। 2.5 साल के बाद में
इनको वापस सत्य पे आना है, मतलब ये पूरा बोझा बढ़ा देने का, उनकी आयुक्त को पूरा मुड़ देने का, वापस से करने का। 2.5 साल के बाद में ये वापस क्यों आ रहा है? ठीक है, आज के देश में कोई महंगाई की तरफ देख नहीं रहा है, गैस का भाव कितना हो रहा नहीं देख रहा है, पेट्रोल कितना बढ़ रहा है वो नहीं देख रहा है। ठीक है वैभव पुरंदरे, अली, जो पूरी इनको परिस्थितियां सत्ता कैसे महाराष्ट्र में हासिल बनी करना हुई है, है? जबरदस्त हलचल आपको दिल्ली में भी दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, परिस्थितियां अब आपको किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? व्हाट नेक्स्ट? जी मुझे ये लगता है कि ये एमवीए के सामने बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, विच इट विल हैव टू ट्राई एंड गेट आउट ऑफ, लेकिन उसका आसान कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है अभी। और सबसे बड़ा क्राइसिस तो शिवसेना का है, एनसीपी और कांग्रेस के लिए शायद होगा, लेकिन उससे भी बड़ा क्राइसिस शिवसेना के लिए है, क्योंकि 1991 में जब छगन भुजबळ सेना छोड़ के गए थे तो उनके साथ 18 विधायक थे, और वो इंक्लूडिंग भुजबळ 18 विधायक थे। अब इफ यू गो बाय द नंबर्स दैट आर फ्लोटिंग अराउंड, ऐसे लग रहा है कि उससे भी ज्यादा सेना के विधायक एकनाथ शिंदे के पास है। इसका मतलब ये होता है कि शिवसेना के 56 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत है, और अभी सरकार दावे पर है। तो इस सरकार को बचाना ये तो शिवसेना की प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत ही बड़ा रिफ्लेक्शन करना होगा उन्हें कि इतना बड़ा एम्बेरसमेंट कैसे हो गया, और ये इतनी बड़ी पैमाने पर अगर नाराजगी थी तो ये स्पॉट कैसे नहीं हुई। और देयर वर इंडिकेशंस इन द राज्यसभा इलेक्शंस, इन द विधानसभा इलेक्शंस। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाहती थी कि जो इंडिकेशन थे, चाहे वो राज्यसभा चुनाव से आए या विधान परिषद के नतीजों से आए, उन इंडिकेशंस को पढ़ नहीं पाए या पढ़ने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाए? वैभव पुरंदरे, आप मुझे पूछ जी जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिकेशंस पढ़ नहीं पाए। दिस इज द impression I am getting, that and I would say this is a political intelligence failure, क्योंकि एक पक्ष को इतने बड़े पैमाने पर अगर नाराजगी होगी पक्ष में तो उसका कोई तो अंदाज होना चाहिए, और अगर अंदाज आया होगा तो इमीडिएटली द पार्टी हैज टू टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई दैट सिचुएशन। अभी ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी हुआ है ऐसा दिख नहीं रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर 2 consecutive setbacks। एक तो पहले राज्यसभा इलेक्शंस में हुआ, फिर विधान परिषद इलेक्शंस में हुआ। 1-1.5 सालों से इन पॉलिटिकल सर्कल्स ऐसे बात चल रही है कि शिवसेना में काफी असंतोष है, काफी आमदार नाराज है, नेतृत्व के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग के बारे में काफी तो जो वो नाराजगी थी, क्या उसी नाराजगी को भुनाने में बीजेपी कामयाब हुई? ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अगले कुछ समय में परिस्थिति कैसे बदलती है, कौन किस तरफ जाता है, फ्लोर टेस्ट की सूरत आती है तो उसमें क्या होता है, ये तमाम सवाल और इस घटनाक्रम पर नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन एसोसिएशन विद रजनीगंधा, कुछ कर ऐसा